बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। 43 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 43 मुलाहिजा फरमाएं। हम उस रास्ते के करीब से गुजर गए जो दहशत गर्दी के कैंप की तरफ जाता था। उस तरफ देखते हुए मेरे होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। तकरीबन 2 मील आगे जाकर सड़क के दाईं तरफ शमशान घाट का वो पुराना सा बोर्ड नजर आ गया। पहाड़ियों में कई हिंदुओं का शमशान घाट था जहाँ वो अपने मुर्दे जलाया करते थे, लेकिन ये शमशान घाट काफी अरसे से खत्म हो चुका था। उस बोर्ड के साथ चट्टानों में एक तंग सा रास्ता था। मैंने कार उस तरफ मोड़ दी। रास्ता खासा दुश्वार था, दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां और उनके साथ चट्टानें थी। सामने अगर कोई साइकिल सवार भी आ जाता तो गुजरना मुश्किल हो जाता। मिलाकर वो खंडर नजर आ गए। मैंने कार एक तरफ चट्टान के करीब रोक ली और इंजन बंद कर दिया। बत्तियां भी ऑफ कर दी। हम तकरीबन 5 मिनट तक बेसु हरकत कार में बैठे रहे। मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था कि खंडरों की निगरानी तो नहीं हो रही, लेकिन मेरे ख्याल में वहां कोई नहीं था। अगर कोई होता तो किसी न किसी रद्द अमल का इजहार जरूर होता। मैंने मिट्टू राम और पांडे को इशारा किया। हम उतर आए। दरवाजा खोलने और बंद करने में बड़ी एहतियात से काम लिया गया था ताकि कोई आवाज पैदा ना हो सके। मंदिर का वो चौरुखी मीनार तकरीबन 60 फुट बुलंद था। मीनार पर काई जमी हुई थी और कई जगहों से ईंटें उखड़ी हुई थी। रात के वक्त सिम का अंदाजा लगाना दुश्वार था, मगर वो चट्टान नजर आ गई जिसके बारे में बेला ने बताया था कि उसके आगे एक शिकस्ता 4 दीवारी भी थी। हम दबे चलते हुए उस 4 दीवारी में दाखिल हो गए। आसार बता रहे थे कि वो कमरा बहुत वसी व अरीज रहा होगा। चट्टान का दूसरा हिस्सा हमवार था और उसे कमरे की एक दीवार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, या उस चट्टान की माहियत देखते हुए उसके साथ वो कमरा तामीर किया गया था। चट्टान में वो खूह ज्यादा बड़ी नहीं थी, एक आदमी बमुश्किल अंदर दाखिल हो सकता था, लेकिन उससे आगे कुछ जगह काफी कुशादा थी और 5-6 आदमी आसानी से खड़े हो सकते थे। मैंने उस खूह में दाखिल होते हुए जेब से पेंसिल टार्च निकाल ली और रोशनी कर ली। उसकी महदूद रोशनी में जायदा लेने लगा। उस खूह के आखिर में दीवार के साथ काले रंग का एक तकरीबन 2 फुट ऊंचा और 1 फुट गोलाई के हुजम का पत्थर साफ पड़ा हुआ था। पत्थर ऊपर से किसी गंजे सर की तरह गोल और चिकना था। उसके सामने वाले रुख पर सफेद रंग से आंखें और मुंह की तरह का निशान बना हुआ था। पेशानी पर भी कछुए की तरह सफेद 3 लकीरें थी। मैं हिंदू धर्म को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये अजीब थे। सैकड़ों भगवान थे। इनके हर भगवान की हजारों किस्म की मूर्तियां थी और नहीं तो पत्थर पर रंग से नक्श उभार कर ही उसे भगवान मान लिया गया। काले रंग का ये काला पत्थर भोलेनाथ था। मधुर मिट्टू राम भी अंदर आ गए, जबकि पांडे राइफल संभाले खूह के दाने पर ही रुक गया था। मैंने मिट्टू राम को इशारा किया। उसने राइफल मेरे हाथ में थमा दी और पत्थर पर झुक गया। क्षमा करना प्रभु, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। उसने बड़बड़ाते वो पत्थर उठाकर एक तरफ रख दिया। उसके नीचे एक छोटे से गड्ढे में एक आईनी कुंडा लगा हुआ था। मेरे इशारे पर मिट्टू राम उस कुंडे को पकड़कर खींचने लगा। चट्टानी दीवार का एक हिस्सा आवाज पैदा किए बगैर अपनी जगह से दाईं तरफ हरकत करने लगा। मैंने मिट्टू की राइफल उसके हवाले कर दी और हरकत करती हुई दीवार को देखने लगा। दीवार में इतना खला पैदा हो गया कि 2 आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सकते थे। हम उस खला के दाएं बाएं बेहिस्सो हरकत खड़े किसी रद्द अमल का इजहार करने लगे। 1 मिनट गुजर गया, मगर कुछ नहीं हुआ। मैंने खला में झांक कर देखा। दूसरी तरफ गहरी तारीकी थी। मैंने पेंसिल टार्च जला ली और उसकी रोशनी में जायजा लेने लगा। उस खला के अंदर ढुलान सी थी। मैं मधु और मिट्टू वगैरह को इशारा करता हुआ अंदर दाखिल हो गया और टार्च की रोशनी में अंदर की तरफ से दीवार का जायजा लेने लगा। उस तरफ भी जमीन में एक आईनी कुंडा लगा हुआ था। मैं दूसरे हाथ में पिस्तौल संभाले दीवार के साथ साथ मोहतात अंदाज में ढुलान पर आने लगा। तकरीबन 10 फुट नीचे जाकर ये रास्ता दाईं तरफ मुड़ गया था। मैंने दीवार की आड़ से झांक कर देखा। उस तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी और उनसे आगे कोई कमरा था जहां मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैंने टार्च बुझा दी और अपने साथियों को इशारा करते हुए मोहतात अंदाज में सीढ़ियां उतरने लगा। अब मुझे फटफट की हल्की सी आवाजें भी सुनाई देने लगी, जैसे उस कैद खाने के किसी कोने में कोई छोटी मशीन चल रही हो। वो खासा वसी हाल था। एक तरफ 2-3 मेजें लगी हुई थी जिन पर कुछ चीजें रखी हुई थी। 2-4 आदमी थे जो उन मेजों के करीब खड़े हुए थे। उनमें एक को तो मैंने फौरन ही पहचान लिया। वो अमरीश पंडित था। 2 के चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। चौथा मेज पर झुका हुआ था, उसकी पुश्त मेरी तरफ थी, लेकिन मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो नागराज था। आखिरी सीढ़ी फर्श से तकरीबन 3 फुट ऊंची थी। मैं छलांग लगाकर नीचे उतरा तो दब की आवाज उभरी। वो चारों बैक वक्त इसी तरफ घूम गए। वो चौथा आदमी नागराज ही था। वो सीधा हुआ तो मेज पर रखी वो चीज भी मेरी नजरों में आ गई जिस पर वो झुका हुआ था। वो शीशे की एक मटकी थी जिसमें सब्जी माइल पीले से रंग का सियाल भरा हुआ था। नागराज की आंखों में खून जैसी सुर्खी थी। मेरी तरफ देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पधारिए पधारिए महाराज। उसके लहजे में तंज था। मुझे विश्वास था कि तुम यहाँ तक जरूर पहुँचोगे। तुम आ तो गए, मगर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। ये समझो कि तुम्हारी मौत ही यहाँ तुम्हें ले आई है।
हाँ, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है नागराज, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। मधु और मिठू राम वगैरह भी आगे आ गए थे। उन तीनों ने राइफलें तान रखी थी। तुमने मासूम और बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए जो मंसूबा तैयार किया था वो तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हारी लाश को इस जहर से गुस्ल दूंगा जो तुमने दूसरों के लिए तैयार किया है। और ये तुम्हारी भूल है मूर्ख। नागराज ने हल्का सा कहका लगाया। दुनिया का कोई जहर मुझ पर असर नहीं कर सकता और दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, अब भी इस खुशफहमी में रहो। मैंने कहा, तुम तक पहुंचने के लिए तो मैंने बड़े जतन किए हैं। 2 मरतबा मेरे हाथों से बच निकले हो, लेकिन आज तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है। मेरे इशारे पर मिट्टू वगैरह ने अमरीत पंडित और उसके दोनों साथियों को राइफलों की जद पर लेकर बेजों से दूर हटा दिया। मैं नागराज के करीब पहुंच गया। मधु मेरे साथ थी। उसने नागराज को अपनी राइफल की जद पर ले रखा था। मेज पर तकरीबन 2 दर्जन सुरिंजें रखी हुई थी, जिनमें से कुछ ऐसी जर्दी माइल स्याल सी भरी हुई थी और कुछ खाली थी। मेरा मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, नागराज ने कहा। ये सुरिंजें सरकार को बेच दी जाएंगी और वो अपने तौर पर इस इंजेक्शन को आजमाएंगे और उसके फौरन बाद इसकी बाकायदा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और 1 महीने के बाद तुम्हारी कौम पर जो अजाब नाज़िल होगा उससे दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकेगी। बड़ी खुशफहमी है तुम्हें, मैंने कहते हुए एक भरी हुई सिरिंज उठा ली। और ये सब कुछ तुम्हारे साथ यहीं खत्म हो जाएगा नागराज। ये तहखाना तुम्हारा मकबरा बनेगा। और मैं सिरिंज नागराज के बाजू की तरफ बढ़ाने लगा। तुम कहते हो कि दुनिया का कोई जहर तुम पर असर नहीं कर सकता। मैं जरा देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा तैयार किया हुआ ये जहरीला इंजेक्शन तुम पर असर करता है या नहीं। अगर ये जहर असर ना कर सका तो पिस्तौल की गोली तो जरूर असर करेगी। नागराज की आंखों में खौफ उभर आया। वो एक कदम पीछे हटा, मगर मधु ने राइफल की नाल उसकी पुश से लगा दी और फिर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक नागराज बड़ी तेजी से नीचे झुका। उसने झुकते हुए मेरे पेट पर सर से टक्कर मारने की कोशिश की थी। मैं उससे भी ज्यादा तेजी से एक तरफ हट गया। नागराज अपनी जोंक में मुंह के बल गिर पड़ा। नागराज ऐसा शरीफ आदमी नहीं था कि इतनी आसानी से गिरफ्त में आ जाता। मुझे तवक्को थी कि वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा, इसलिए मैं भी मोहतात था। नागराज जैसे ही मुंह के बल गिरा, मैंने तेजी से घूमकर एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। उसका मुंह फर्श से टकराया और वो कर्रा उठा। मैंने उसके शोल्डर पर एक और ठोकर जमा दी। उसकी पेशानी एक बार फर्श से टकराई, लेकिन इस मर्तबा वो फौरन ही पलट कर सीधा हो गया। मधु ने तेजी से आगे बढ़कर उसके सीने पर राइफल तान दी। अब अगर तुमने हरकत की तो सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। मधु के हल्क से बिल्ली जैसी गुर्राहट निकली। मैंने घूमकर देखा, अमरीश पंडित और उसके दूसरे साथियों ने भी अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की थी, मगर मिठू राम और पांडे ने उन्हें संभाल लिया। मैं झुककर नागराज के सामने बैठ गया। उसका पेट नंगा था। तुमने राधा के पेट में इंजेक्शन लगाया था ना? मैंने नागराज की तरफ देखते हुए कहा। इसलिए मैं तुम्हारे भी पेट में इंजेक्शन लगाऊंगा और फिर देखूंगा कि ये जहर तुम पर असर करता है या नहीं। नागराज के चेहरे पर खौफ के साए गहरे होने लगे। उसने झूठ कहा था कि कोई जहर उस पर असर नहीं करेगा। ये इंजेक्शन उसका तैयार किया हुआ था और वो जानता था कि इसके खून में शामिल हो जाने के बाद इस जहर का एक कतरा उसका वही असर करेगा जो राधा का हो चुका था। वो अपनी जगह पर कसमसाया। मधु ने राइफल की नाल उसकी पेशानी पर रख दी और उसके साथ ही वो घुर्राई। अब अगर तुमने जरा सी भी हरकत की तो इंजेक्शन से पहले इस राइफल की गोलियां तुम्हारा खात्मा कर देंगी। नागराज के चेहरे पर मौत के साए लहराने लगे। मेरे हाथ में पकड़ी हुई सिरिंज की सुई उसके पेट से सिर्फ 1 इंच के फासले पर थी कि तहखाना गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मैं एकदम उछल पड़ा। उसके साथ ही एक नुस्वानी आवाज गूंजी, नाजी, नागराज को छोड़ दो और तुम लोग हथियार फेंक कर अलग खड़े हो जाओ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। पांडे ने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की थी, मगर उसी लम्हे उसके मुंह से खौफनाक चीख निकली। वो ढेर हो गया। 2-3 गोलियों ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। तुम लोग मेरी राइफल की जद पर हो। वो आवाज दोबारा सुनाई दी। इस मर्तबा मैं चौंक गया। अपने हथियार फेंक दो और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। मैंने मधु को इशारा किया। उसने नागराज की पेशानी से राइफल हटा ली और मेरा हाथ भी खुद ब खुद पीछे हट गया। और फिर उसी लम्हे नागराज ने लेटे ही लेटे मेरे सीने पर पूरी कुव्वत से लात रसीद कर दी। मैं कराता हुआ पीछे उलट गया। सिरिंज और पिस्तौल भी मेरे हाथ से दूर जा गिरे थे। बाजी पलट गई थी। पांडे खत्म हो गया था। अमरीश पंडित और उसके साथियों ने हमें राइफलों की जद पर ले लिया और सिरिंज अब नागराज के हाथों में थी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। तहखाने की आखिरी सीढ़ी पर बेला राइफल ताने खड़ी थी। जब मैंने पहली आवाज सुनी थी तो कुछ चौंका था, मगर उस वक्त बेला का ख्याल जहन में नहीं आया था। उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। उसे जख्मी हालत में पंडित भैरू के बंगले पर छोड़ कर आया था। समित्रा और रत्ना उसकी निगरानी के लिए मौजूद थी और मैंने समित्रा को खास तौर पर हदायत की थी कि वो बेला का ख्याल रखे। और अब बेला को अपने सामने देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। दिमाग में धमाके होने लगे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर हकीकत को झुठलाना भी मुमकिन नहीं था। वो बेला ही थी जिसने इस वक्त समित्रा का शबे ख्वाबी का ढीला ढाला लिबास पहन रखा था। अब तक तो तुम बहुत ज़हानत का सबूत देते आए हो नाजी, बेला मेरी तरफ देखते हुए बोल रही थी। लेकिन बिलाखिर अकल तुम्हारा साथ छोड़ ही गई। तुमने मेरे पैर के अंगूठे का नाखून उखाड़ा
और उस वक्त जो मुझे अजियत उठानी पड़ी वो मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन मैंने तुम्हें नागराज के बारे में कुछ नहीं बताया और मेरे साथ पंडित बैरू के वहशियाना सलूक के बाद मैंने तुम्हें पूछे बगैर उसका ठिकाना बताया। मैंने जो जुल्म की दास्तान सुनाई थी तुमने उस पर यकीन कर लिया और मुझे यकीन था कि तुम जब यहाँ आओगे तो मुझे बंद करने की बजाय उन लड़कियों में से किसी को मेरी निगरानी के लिए छोड़ कर आओगे। तुमने ये तो जरूर सोचा होगा कि शायद यहाँ के बारे में मेरी इतला गलत हो या आदमियों की तादाद के बारे में मैं धोखा देने की कोशिश करूँ, मगर तुमने ये नहीं सोचा कि मैं खुद तुम्हारे पीछे यहाँ पहुँच जाऊंगी। हाँ, ये वाकई नहीं सोचा था, मैंने जवाब दिया। तुम अगरचे शदीद जख्मी थी और मेरे ख्याल में कई रोज तक बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं थी, लेकिन ये मैं भूल गया था कि मेरा वास्ता तुम जैसी अय्यार तरीन औरत से है। मुझे नहीं मालूम तुमने सुमित्रा और रत्ना के साथ क्या सलूक किया है। वैसे तुमसे किसी भलाई की तवक्को तो हरगिज़ नहीं की जा सकती। वो दोनों जिंदा हैं, बेला ने जवाब दिया। रत्ना को मैंने बांध कर डाल दिया था और सुमित्रा वो भाग गई। जब मैं रत्ना को काबू करने की कोशिश कर रही थी तो वो मौके से फायदा उठाकर खिसक गई। मैंने उसे पूरे बंगले में तलाश कर लिया, तहखाना भी देख लिया, उसका कोई सुराग नहीं मिला। वो अपनी जान बचाकर भाग गई और तुम जानते हो अपनी जान सबको प्यारी होती है। बहरहाल वो चंद लम्हों खामोश हो गई। उसके चेहरे पर करब के आसार नुमाया थे। वो पता नहीं किस तरह यहाँ तक पहुंची थी और इस वक्त शायद वो खड़े रहने में भी तकलीफ महसूस कर रही थी। बहरहाल अब तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। तुमने हमारी तवक्को से बढ़कर यहाँ तबाही बर्बादी फैलाई। अगर तुम्हें अलका, अग्निहोत्री और पंडित बैरू जैसे गद्दारों की मदद न मिलती तो पहले ही रोज तुम्हारा किस्सा तमाम हो चुका होता। मगर दुख की बात यह है कि तुम्हें कदम कदम पर गद्दारों का सहारा मिलता रहा और तुम हमारे खिलाफ कामयाबियां हासिल करते रहे। हमारे कुछ अहम आदमी भी तुम्हारे हाथों मारे गए। अगर तुम बचकर निकल जाते तो मुझे अफसोस होता, लेकिन बहरहाल आज हमारे दोनों मिशन पूरे हो गए। तुम भी हमारे काबू में आ गए और नागराज का मिशन भी पूरा हो गया। यूं तो नागराज अपने तैयार किए हुए इंजेक्शन कैंप में जिंदा बच जाने वाले चंद आदमियों पर आजमा चुका है, मगर उसकी आखिरी आजमाइश आज तुम पर और तुम्हारे साथियों पर पूरी की जाएगी। नागराज, क्या देख रहे हो? तुम्हारा शिकार, तुम्हारा बदतरीन दुश्मन तुम्हारे सामने है। उसने आखिरी अल्फाज नागराज को मुखातिब करके कहे थे और उसने जिस अंदाज में नागराज को मुखातिब किया था उस पर मैं चौंके बगैर ना रह सका। लगता था नागराज उसका कोई अदना मात तहत हो। यस मैडम, नागराज बोला। मैं एक बार फिर चौंक गया। तुम्हें हैरत हो रही होगी, बेला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। नागराज दूसरों के लिए बड़ी चीज है, लेकिन मेरे लिए इशारों पर चलने वाला कुत्ता। तुम्हें चूंकि अब खत्म हो जाना है, इसलिए तुम्हें ये रात भी बता रही हूँ कि जहरीले इंजेक्शनों वाला मंसूबा मेरे ही ज़हन की पैदावार था और नागराज मेरे ही हुक्म पर इस मंसूबे पर काम कर रहा था। इसका मतलब है ये कोई बहुत ही ऊंचा खेल खेला जा रहा है, मैंने कहा। बेला के इस इंकिशाफ पर मुझे शदीद हैरत थी। हाँ, ये वाकई ऊंचा खेल है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकेगा, बेला ने जवाब दिया। उसने दूसरे दो आदमियों को इशारा किया। उन दोनों ने अचानक ही आगे बढ़कर मुझे अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया। बेला नागराज की तरफ मुतवज्जो होगी। नागराज, अपना काम मुकम्मल करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारे पास वाकई ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि चंद लम्हों बाद तुम्हारा अंत होने वाला है। सीढ़ियों के ऊपर से ये आवाज सुनकर सब भी उछल पड़े। मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट आ गई। वो सुमित्रा थी जो कैराकोफ राइफल लिए सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ी थी। अपने हथियार फेंक दो वरना सबको भून कर रख दूंगी। सुमित्रा के मुंह से निकलने वाली गुर्राहट बड़ी खौफनाक थी। बेला की आंखों में उलझन सी तैर गई। उसने राइफल फेंककर अपने साथियों को इशारा किया। दोनों आदमी मुझे छोड़कर पीछे हट गए। अमरीश पंडित ने अचानक ही एक तरफ उछलते हुए सीढ़ियों की तरफ फायर खोल दिया। उसकी चलाई हुई गोलियां तो सुमित्रा का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अलबत्ता सुमित्रा की राइफल से निकलने वाली गोलियों ने उसे ढेर करके रख दिया। तहखाने में दूसरी मर्तबा गोलियां चली थी। दो आदमी ढेर हो गए थे। मेरा ख्याल था कि ऐसी संगीन सूरत-ए-हाल देखकर मधु हस्बे मामूल कांपना शुरू कर देगी, मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने लपक कर अपनी राइफल उठा ली और उसे नाल की तरफ से पकड़कर लठ की तरह घुमा दिया। राइफल का बट नागराज के कंधे पर लगा। नागराज चीखता हुआ मुंह के बल फर्श पर गिरा। सुरंज उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी थी। मधु ने नागराज को संभलने का मौका दिए बगैर उस पर हमले जारी रखे। वो राइफल के बट से उस पर ज़रबें लगा रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। उस पर जुनून सा तारी हो गया था। हैरत तो मुझे नागराज पर भी हो रही थी। वो देवकामत आदमी था। बात करता तो दूसरे का कलेजा दहल जाता। उसके नाम की इतनी दहशत थी कि लोग थर थर कांपने लगते थे। मेरा 2-3 मरतबा उससे आमना सामना हो चुका था। उसे देखकर लगता था जैसे जमीन का खुदा यही हो, लेकिन अब वो एक औरत से चूहे की तरह पिट रहा था और अपने आप को वो बचाने के लिए जमीन पर इधर उधर लौट रहा था। और मैंने एक मरतबा पहले भी कहा था कि ऐसे सफाक दरिंदा सिफ्त और बेरहम लोगों की ताकत अपने आप में नहीं, उनके गुर्गों में होती है, जो उनके गिर्द इसार बनाए रहते हैं। वो अपने हाथों पैरों को हरकत नहीं देते, दूसरों को हुक्म देते हैं, और जब खुद काबू में आते हैं तो गुब्बारे की तरह उनकी सारी हवा निकल जाती है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मधु एक और जरब लगाते हुए चीखी। मेरा शक्ति तुम्हारी वजह से मारा गया। मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें।
और फिर उसने लपक कर फर्श पर पड़ी हुई सिरिंज उठा ली और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, मधु ने नीडल नागराज के पैरों में पेवुस कर दी और पूरी कुव्वत से सिरिंज का पिस्टन दबा दिया। मैं उछलकर मधु की तरफ लपका, मगर वो अपना काम कर चुकी थी। उसी लम्हे नागराज के मुंह से खौफनाक चीख निकली। वो अपनी जगह से उछला और फिर नीचे गिरा। उसने मुझे ब्लफ करने की कोशिश की थी कि दुनिया का कोई जहर उस पर असर नहीं कर सकता। ये जहरीला इंजेक्शन उसका ही तैयार किया हुआ था और आखिरकार खुद वो उसका शिकार हो गया। तहखाना नागराज की चीखों से गूंज रहा था और वो गेंद की तरह जमीन पर उछल रहा था। मैंने बेला की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मौत का खौफ तारी हो गया था। आंखें वहशत से फटी जा रही थी। दूसरे दोनों आदमियों को मिट्टू ने राइफल की जद पर ले रखा था। वो भी खौफ से थर थर कांप रहे थे। मैं एक बार फिर नागराज की तरफ देखने लगा। अब वो पहले की तरह ज्यादा नहीं उछल रहा था। उसके ऊंट, नाक और कानों से खून बहने लगा था। मैंने गर्दन घुमाकर मिट्टू राम की तरफ देखा। उन दोनों आदमियों को हरकत करते देखकर मैं चीख उठा, मिट्टू बचो। और फिर तहखाना एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। सीढ़ियों पर खड़ी हुई समित्रा ने भी उन दोनों को मिट्टू पर हमला आवर होते देख लिया था और फायरिंग उसने की थी। वो दोनों छिलनी होकर ढेर हो गए। मिट्टू राम भी बदहवास होकर एक तरफ गिर गया था। मैं एक बार फिर नागराज की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो अब जमीन पर पड़ा फड़क रहा था। उसके जिस्म पर दरारें पड़ना शुरू हो गई थी। उसकी खाल बंजर और खुश जमीन की तरह चिटकने लगी। मैं नपे तुले कदम उठाता हुआ बेला के करीब पहुंच गया। हाँ तो मैडम, अपने नागराज का अंजाम तो तुमने देख लिया, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। और ये बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि उसने अपने इस जहरीले इंजेक्शन का फार्मूला कहीं लिखा नहीं होगा। मैं उसकी फितरत समझ गया था। वो बहुत चालाक आदमी था। अगर उसने फार्मूला कहीं लिखा होता तो बहुत पहले ही तुम लोगों के हाथों मारा गया होता। ये फार्मूला ही उसकी जिंदगी की जमानत बना हुआ था, जिसे उसने अपने सीने तक महदूद रखा और अब उसके साथ सब कुछ खत्म हो गया। मैंने न सिर्फ अपने बेगुनाह वतनों को एक बहुत बड़े आजाब से बचा लिया, बल्कि इस शहर के बासियों को भी एक अफरीद से निजात दिला दी। बेला पलक झपके बगैर मेरी तरफ देखती रही और फिर अचानक ही मुझ पर झपट पड़ी। वो बिल्ली की तरह गुर्राते हुए नोकीले नाखूनों से मेरा मुंह नोचने की कोशिश कर रही थी। मैं अपना चेहरा बचाने में तो कामयाब हो गया, मगर मेरी गर्दन उसके काबू में आ गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन छुड़ाने में कामयाब हुआ और फिर मैंने बेला को उठाकर दूर पटक दिया। वो चीखती हुई कई फुट दूर जमीन पर गिरी। वो उठकर फिर मेरी तरफ झपटी, मगर मेरा भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर लगा और वो चीखती हुई एक बार फिर ढेर हो गई। मुझे तुम पर पहले से शुबा था और अब मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ, मैंने बेला को बाजू से पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन इस मर्तबा वो जमीन पर पड़ी कराती रही। मैंने उसे छोड़कर अपना पिस्तौल उठा लिया और मेज पर पड़ी हुई शीशे की बटकी का निशाना लेकर ट्रैगर दबा दिया। बटकी चिकना चूर हो गई और उसमें भरा हुआ सब्जी माइल स्याल बिखर गया। मैंने पैर की ठोकर से मेज भी पलट दी और स्याल से भरी हुई सुरिंजें पैरों में बसल कर तोड़ डाली। समित्रा भी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। उसने बेला को राइफल की जद पर ले रखा था। बेला अब अकेली रह गई थी। बेला के आने से बादी हमारे हाथ से निकल गई थी, मगर समित्रा ने सूरतेहाल को काबू में कर लिया था और मेरे ख्याल में इस मार्के की कामयाबी का सेहरा समित्रा के सर ही बंधना चाहिए था। तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? मैंने समित्रा की तरफ देखते हुए कहा। और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ मौजूद हैं? मैं तो इसके साथ ही आई थी, समित्रा ने मुस्कुराते हुए बेला की तरफ इशारा किया। ये बकवास करती है, मेरे साथ नहीं आई, बेला चीखी। मैं तुम्हारे साथ ही आई हूँ, सुरुफ फ्याट में, समित्रा ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली। रत्ना जब तुम्हारे कमरे में गई तो उसके थोड़ी देर बाद मैं भी उसी तरफ गई थी। दरवाजे पर पहुंचकर मुझे कुछ शुबा सा हुआ। मैंने की ओर से झांक कर देखा, तुम रत्ना को पलंग पर बांध रही थी। मुझे और कुछ नहीं सूझा तो मैं बंगले से बाहर भाग आई और फ्याट की डिग्गी में छुप गई। तुम जो कुछ कर रही थी उससे मुझे यकीन हो गया था कि तुम उन लोगों के पीछे जाओगी और मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। ये इत्तेफाक था कि मैंने बंगले से निकलते हुए तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुन ली थी। इस तरह मुझे फौरी तौर पर कार में छुपने का फैसला करना पड़ा। बसूरत दीगर हो सकता है मैं किसी और कार्रवाई के बारे में सोचती। बहरहाल मेरा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। तुम तकरीबन 20 मिनट बाद बंगले से बाहर आई। इसी दौरान तुम यकीनन मुझे बंगले के अंदर और तहखाने में भी खोजती रही थी। तुम कई रोज से हमारे साथ थी। इसी दौरान तुम देख चुकी थी कि बंगले के बाहर का गेट किस तरह खोला और बंद किया जाता है। तुमने पहले अंदर से बंगले का गेट वाला स्विच ऑन किया और फिर फ्याट में आकर बैठ गई। मैं डिक्की में दुबकी बैठी थी। कार की तेज रफ्तारी से मेरा इंजर पिंजर ढीला हो गया। मुझे यह भी अंदेशा था कि तुम्हें कार में मेरी मौजूदगी का शुबा न हो जाए। यहाँ पहुंचकर तुम कार से उतरी तो मैं डिक्की का ढकना उठाकर तुम्हें देखती रही कि किस तरफ गई हो। इत्तेफाक से फ्याट की पिछली सीट पर ये कैराकोफ राइफल रखी हुई थी। मैंने डिक्की से निकलकर राइफल उठाई। चट्टान के करीब दूसरी कार देखकर मैं समझ गई कि नाजी लोग यही हैं। मैंने जल्दी ही खंडरों में उस चट्टान में वो खूह तलाश कर ली थी। तुम कार से उतरकर उसी तरफ गई थी, इसलिए मुझे भी ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। उस तहखाने का रास्ता भी खुला हुआ था। अगर मुझे यहाँ पहुंचने में 1 मिनट की ताखीर हो जाती तो वो राक्षस नाजी को खत्म कर चुका होता। उसने खामोश होकर नागराज की तरफ देखा। मेरी नजरें भी उस तरफ उठ गईं। नागराज बेहिस्सो हरकत हो चुका था। उसके जिस्म की दरारों से खून रिस रहा था।
अब चलने का इरादा है या यहाँ बैठकर मातम करना चाहती हो? मैंने कहते हुए बेला की तरफ देखा। बेला खामोशी से हमारे साथ चल पड़ी। उसकी चाल में लंगड़ाहट थी। इस भागदौड़ की वजह से उसकी टांगों के जख्म तकलीफ दे रहे थे। मुझे तो हैरत इस बात पर थी कि इतनी जख्मी होने के बावजूद उसने ये भागदौड़ कैसे कर ली थी। हम 5 लाशें उस तहखाने में छोड़कर बाहर निकल आए। सबसे आगे मिठू राम था, उसके पीछे बेला, फिर मैं और मेरे पीछे समित्रा और मधु थी। खंडरों से निकलकर हम कारों के करीब आ गए। सुर्ख फियाट सफेद टोयोटा से चंद गज पीछे खड़ी थी। फियाट ले जाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम 5 टोयोटा में समा सकते थे। मैंने समित्रा को इशारा किया वो स्टीयरिंग संभाल ले। मधु पैसेंजर सीट पर बैठ जाती और मैं और मिठू राम बेला के साथ पिछली सीट पर। समित्रा ड्राइविंग साइड पर जाने के लिए आगे बढ़ी थी कि बेला ने मुझे जोरदार धक्का दिया। मैं लड़खड़ाकर समित्रा से टकराया। हम दोनों नीचे गिर गए। मैंने उठने की कोशिश की तो बदहवासी में समित्रा से टकराकर फिर गिर गया। मुझे धक्का देते ही बेला ने चट्टानों की तरफ छलांग लगा दी। मिठू उस वक्त कार की दूसरी तरफ था। उसे सामने आने में चंद सेकंड लग गए। पकड़ो इसे, भागने ना पाए, शूट कर दो इसे, मैं समित्रा को अपने ऊपर से हटाकर उठते हुए चीखा। मिठू राम ने फौरन ही मेरे हुक्म की तामील की। पहाड़ियां फायरिंग की आवाज से गूंज उठी, मगर बेला निकल गई थी। मैं गहरा कोफ उठाकर उस तरफ दौड़ा। चट्टानों में बेला के दौड़ने से पत्थरों के लुढ़कने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं हर आवाज पर फायर कर देता, लेकिन बेला की चीख कहीं सुनाई ना दी। मैं और मिठू राम तकरीबन आधे घंटे तक बेला को तलाश करते रहे, लेकिन वो तारीकी का फायदा उठाकर पहाड़ियों में गायब हो चुकी थी। मजीद भटकने का कोई फायदा नहीं था। हम वापस आ गए। समित्रा और मधु कार के करीब खड़ी थी। भाग गई हरामजादी, बैठो जल्दी करो, मैंने कार का ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलते हुए कहा। समित्रा पैसेंजर सीट पर बैठ गई और मधु और मिठू राम पिछली सीट पर बैठ गए। मैंने इंजन स्टार्ट करके यू टर्न लिया और कार को तेजी से वापसी के रास्ते पर दौड़ा दिया। बेला पहाड़ियों में अंदर की तरफ गायब हुई थी। उसे शहर तक पहुंचने में 2-3 घंटे जरूर लगेंगे। अगर उसके जख्मों ने परेशान किया तो ज्यादा वक्त भी लग सकता था, और मेरे ख्याल में हमें 3-4 घंटों की मोहलत थी और मुझे इसी दौरान में बहुत कुछ करना था। सड़क पर आकर मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। उस पुलिया से अभी मैं बहुत दूर था कि मिठू राम ने कहा, अब खेल तो खत्म हो चुका है गुरु, मुझे इसी पुलिया के पास उतार देना। मेरे पास एक महफूज जगह है, मैं रात वहाँ गुजार कर कल सुबह ही इस शहर से चला जाऊंगा। और मुझे भी इसके साथ ही उतार देना गुरु, मधु ने कहा। हम इकट्ठे ही कहीं चले जाएंगे। कोई खतरा तो नहीं? मैंने पूछा। खतरा से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रात ही रात में यहाँ से निकल जाएं, मिठू ने कहा। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। पुलिया के करीब मैंने कार रोक ली। वो दोनों नीचे उतर गए और नमस्कार करके पहाड़ियों में गायब हो गए। मैंने कार आगे बढ़ा दी। बदीदा आधे घंटे बाद हम बंगले में पहुंच चुके थे। सबसे पहले मैं बेला वाले कमरे की तरफ भागा। रत्ना बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था और हाथ पैर बंधे हुए थे। मैंने उसे बंदिशों से आजाद कराया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। रत्ना 5-6 मिनट बाद होश में आ सकी। ओह, तुम ठीक हो ना जी? सबसे पहले उसने मेरे बारे में पूछा। समित्रा और मधु कहाँ हैं? हम सब ठीक हैं, मैंने जवाब दिया। बेला फरार हो गई है, हमें ये जगह छोड़नी है, तुम अपने आवाज पर काबू पाओ। मैं रत्ना को लेकर हाल कमरे में आ गया। रास्ते में मैंने समित्रा को बता दिया था कि हमारे लिए कौन सी जगह सबसे ज्यादा महफूज हो सकती है। बैरू के बंगले से 20 मील दूर उस टीले की ढुलान पर सड़क के किनारे वो छोटा बंगला जिसका रास्ता तय खाने में से जाता था, वही जगह हमारे लिए सबसे ज्यादा महफूज थी। किसी को शुबा नहीं हो सकता था और हम वहाँ आसानी से उस बंगले पर भी निगाह रख सकते थे। तय खाने में उस सुरंग का रास्ता इस कदर खुफिया और पेचीदा था कि किसी को शुबा भी नहीं हो सकता था। बंगले के किचन और स्टोर में डिब्बा बंद खुराक का अच्छा खासा जखीरा मौजूद था। हम तीनों मुख्तलिफ चीजों के डिब्बे टोकरियों में भर भर कर तय खाने में पहुंचाने लगे और फिर अपने कपड़े और जरूरत की दूसरी चीजें भी तय खाने में पहुंचा दी गयी। ऊपर का बरामदे वाला दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था ताकि ये समझा जा सके कि हम अंदर मौजूद नहीं है। मैंने खतीर रकम भी उस कमरे से निकाल ली थी और फिर एक और हैरत अंगेज चीज देखने में आई। समित्रा ने सामने वाली दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड का कवर खोलकर उसके अंदर एक बटन दबा दिया। उस कमरे के दरवाजे के सामने एक दीवार उठती चली गई। ये दीवार फर्श से नमूदार हुई थी और दरवाजे को छुपाती हुई छत से जा लगी थी। दरवाजे के दाईं बाईं से भी दीवारें इस तरह उस नई दीवार से मिल गई थी कि उनमें मामूली सी दर्द भी बाकी नहीं रही थी। मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। अब कोई भी नहीं कह सकता था कि वहाँ कोई कमरा मौजूद था। पंडित भैरू ने ये राज मुझसे छुपाए रखा था। इसका एक ही मतलब था कि उसे मुकम्मल तौर पर मुझ पर एतमाद नहीं था। उस सुरंग में मुनासिब फासले पर बल्ब लगे हुए थे। सुरंग में दाखिल होने के बाद समित्रा ने वो खुफिया रास्ता उस तरफ से बंद कर दिया। 20 मील तक सामान ले जाते हुए मेरा बदन पसीने से शराबोर हो गया। 5 कमरों पर मुश्तमिल वो बंगला भी जरूरत की हर चीज से आरास्ता था। सामने की तरफ कुशादा लान भी था। यहाँ खुदरू झाड़ियों ने कब्जा जमा रखा था। कमरों में हर चीज धूल में अटी हुई थी। हमने सामान एक तरफ ढेर कर दिया और कुर्सियां झाड़ कर बैठ गए। अब हमें कोई जल्दी नहीं थी। सामान समेटने में 3 घंटे लग गए। 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद रत्ना उठकर किचन में चली गई। वो सबसे पहले किचन की सफाई करना चाहती थी ताकि कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो सके। समित्रा मुझे लेकर एक और कमरे में आ गई। ये वसीओ अरीज कमरा बेडरूम के तौर पर आरास्ता था।
किंग साइज डबल बेड गोलाई में था। उस पर मैट्रेस तो था मगर चादर नहीं बिछी हुई थी। बेड के सामने वाली दीवार पर एक कुशादा शेल्फ पर टीवी सेट रखा हुआ था। उसके साथ ही दीवार पर एक पैनल भी था जिस पर मुख्तलिफ बटन और डायल लगे हुए थे। एक टीवी सेट बेड के बाईं तरफ ट्राली पर भी रखा हुआ था। तो ट्राली के निचले हिस्से में VCR भी नजर आ रहा था। मुझे कुछ हैरत भी हुई कि एक ही कमरे में दो टीवी सेट की क्या जरूरत थी। यही सवाल मैंने सुमित्रा से किया तो वो मुस्कुराते हुए उस टीवी सेट की तरफ बढ़ गई। उसने एक कपड़ा उठाकर टीवी सेट साफ किया और पैनल पर एक दो बटन दबा दिए। टीवी सेट के निचले पैनल में एक नन्हा सा सुर्ख नुक्ता रोशन हो गया, जिसका मतलब था कि सेट में पावर ऑन हो गई थी। सुमित्रा ने सेट का बटन दबा दिया। स्क्रीन पर करोड़ों की तादाद में रंग बिरंगे नुक्ते चमकने लगे। सुमित्रा ने पैनल पर भी एक बटन दबा दिया। स्क्रीन पर एक मंदिर उभर आया। ये किसी ड्राइंग रूम या इस किस्म के किसी कमरे का मंदिर था। सोफे पर उनके बीच में शीशे के टॉप वाला सेंटर टेबल नजर आ रहा था। सेंट्रल टेबल पर एक मग भी रखा हुआ दिखाई दे रहा था। फिर दफातन मैं उछल पड़ा। ये दूसरे बंगले के हाल कमरे का मंदिर था। मैंने सेंट्रल टेबल और सोफे को पहचान लिया था। ये तुम ठीक समझे, सुमित्रा मुस्कुरा दी। बैरू ने इन बंगलों की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इस बंगले में ऊपर नीचे तय खाने में 4 जगहों पर खुफिया कैमरे नस्ब हैं। उनका बड़े बंगले के कंट्रोल रूम से कोई ताल्लुक नहीं। उन चारों कैमरों को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। वो खामोश होकर पैनल पर लगे हुए एक छोटे से लीवर को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देने लगी। स्क्रीन पर हाल कमरे का मंदिर बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। सुमित्रा ने पैनल पर एक और बटन दबा दिया। अब स्क्रीन पर बैरू के बेडरूम का मंदिर दिखाई देने लगा। उसने तीसरा बटन दबाया। स्क्रीन पर तय खाने का मंदिर उभर आया। चौथा बटन दबाने से तय खाने के उस कमरे का मंदिर दिखाई देने लगा। सुमित्रा ने फिर हाल कमरे वाला मंदिर सेट कर दिया और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी।